गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का क्लास 10 का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग अब वास्तविक संख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्या के बारे में हमने बेसिक में आपको बता रखा है कि वास्तविक संख्या क्या है ना। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सम विषम संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये सब आता होगा। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 की। ठीक है, मैं आपको पता है कि एनसीईआरटी से बुक से लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आज हम लोग 1.1 से पहले जितना भी थ्योरी है उसको करेंगे। देखो वास्तव में वास्तविक संख्या में हम लोग को केवल 2-3 बातें ही पढ़नी है, जैसे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय, बस यही 3 बात पढ़ना है। ठीक है ना, और उसका जो एप्लीकेशन है उस बातों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को एक बात बता देता हूँ। एक बात क्या कि वो बात क्या है, हाँ, हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे। देखो जैसे आप ये भाग करते थे ना, 7 में 25 से भाग करते थे, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 21 है ना, 21, ये आ गया 4, ये कट गया। ऐसे आप भाग करते थे ना, इस भाग को हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या चीज़? लॉन्ग डिवीज़न, DIVISION, लॉन्ग डिवीज़न मेथड है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो बताओ तो, हिंदी में इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लंबी विभाजन प्रक्रिया। जस्ट इसका हिंदी लंबी विभाजन प्रक्रिया है ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया। आप लोग कोचिंग में देखते होंगे इस सब चीज़ को छोड़ दिया जाता है, इस सब को नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सब से बोर्ड में क्वेश्चन कम आते हैं, चाहे इसका महत्व भी कम है, लेकिन कोई चीज़ का महत्व कम नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से सीखना है। ठीक है ना, चलो, तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ठीक, हमारा जो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो सेम यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। इसको बीजगणितीय रूप में दे दिया गया है, उसी को हम लोग कह दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो आइए देखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। पहले यहाँ पे देखो, ये 25 जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 25 बराबर, देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 गुने 3 अब प्लस 4। बोलो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं 25 को। ई क्या बोलते हैं? ई हमारा क्या है? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर क्या होता है? भाजक। ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन और प्रमेय का। ठीक है, प्रमेय का, जो अशुद्धि हो उसके लिए सॉरी है ना, प्रमेय का। ठीक, ये एक्चुअली है क्या? देखो प्रमेय क्या होता है? परिमेय एक रूल होता है ना, परिमेय एक रूल होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी एक यूक्लिड ने एक विभाजन रूल दिया था। देख यूक्लिड साहब ने एक भाग का है ना, ये भाग का एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था? देखो कि ये कहते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a b दिए रहने पर एक ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। जैसे यहीं पे हम लोग देखो ये क्या कहता है? 2 संख्या a और b दिए रहने पर है ना, यही नहीं बोला है कि 2 संख्या a और b दिए रहने पर 2 और संख्या क्या q और r इस प्रकार विद्यमान रहते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का लिए कंडीशन लगा रखा है कि r हमेशा जो होगा ना वो लेस देन होगा b से, ग्रेटर देन, यानी
आर का जो वैल्यू होगा ना वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस बी से हमेशा छोटा होगा। देखो ई बात में तनको अंतर नहीं है, आप ध्यान से समझो। देखो मान लो ए हमारा है 25, बी हमारा है 7। हम लोगों ने ए को मान लिया कितना 25 और बी हो गया 7। तो देखो तो उहे बात ना है, क्यू माने होता है कोसेंट, आर माने होता है रिमाइंडर। एक बात बताओ, ये जो आर माने रिमाइंडर होता है उस शेष क्या हो सकता है? अगर 7 है तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक हो सकता है कि नहीं, लेकिन 7 शेष नहीं हो सकता है, 7 से हमेशा कम ही होगा। तो बस वही रिमाइंडर के बारे में लिखा है। देखो यहाँ पे ए के जगह पे हम 25 पुट करेंगे तो 25 बराबर क्या हो जाएगा 7। क्यू माने कोसेंट, ये क्यू क्या है, ये 3 है ना, 3 अब प्लस आर, ये आर क्या है रिमाइंडर शेष 4। ठीक है, देखो तो क्या ये देखो ये जो रूल है ये भाग के लिए वैलिड हो गया। देखो कैसे वैलिड हुआ कि 25 और 7 दो संख्या हमको दिया है, तो इसमें Q और R दो संख्या है ना, कि इस प्रकार है ना कि R का जो वैल्यू है, मतलब ये जो 4 है वो B, देखो B कितना है 7, वो 0 से 7 के बीच क्या है कि नहीं R का हमारा वैल्यू, मतलब ये चीज़ वैलिड है ना। ये जो रूल है वो हर एक भाग के लिए वैलिड है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो फिर से देखो ये विभाजन प्रमेय का क्या कहता है। आप कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे एक संख्या लो और उसको दूसरे से भाग करो, तो कुछ ना कुछ तो उसका कोसेंट आएगा ना, तो वही कुछ ना कुछ उसका भागफल आएगा ना, तो उसी भागफल को क्यू कहा गया है। और उससे कुछ ना कुछ शेष आएगा ना, तो उसी शेष को आर कहा गया है। और एक बात बताओ, जब भी हमारा शेष आता है तो जितना से हम भाग देते रहते हैं उतना से कम ही ना आता है। जैसे देखो, जैसे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे आप 7 में 21 से भाग दो, 21 से, तो आपको शेषफल कितना आएगा 0 है ना। 7 में आप 22 से भाग दो, ठीक, तो 7 3 21, आपको शेषफल कितना आएगा 1। 7 में आप 23 से भाग दो है ना, तो 7 3 21, ये आ गया शेषफल 2। 7 में आप 24 से भाग दो है ना, तो 7 3 21, ये आ गया 3। 7 में आप 25 से भाग दो तो 7 3 21, ये आ गया 4। ठीक है ना। अब 7 को आप 26 से भाग दो तो 7 3 21, आपको आ गया 5। फिर 7 को आप 27 से भाग दो तो 7 3 21 और आगे आ गया 6। लेकिन जैसा ही आप 28 करोगे तो 7 4 28, शेषफल आ गया 0। देखो शेषफल आ गया 0, यानी अगर 7 भाजक है तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 6, बस। अगर उसी जगह पे यहाँ पे 8 रहता तो शेषफल आता 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। वैसा ही 9 रहता तो 9। बस उसी चीज को यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया है। अब हमको लगता है सबको अच्छे से समझ में आ गया हो कि रिमाइंडर जो है वो भाजक से कम से लेके 0 से, मतलब 0 से लेके भाजक से 1 कम तक है। ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आती है? ठीक है ना। अच्छा, पूर्ण संख्या है ना, और ये Q और R, देखो अब एक बार और सुन लो इस प्रमेय को। देखो हम लोग को अगर कोई A और B दो अगर पूर्णांक दिया हुआ है ना, दो और A और B दो अगर पूर्णांक दिया गया है तो Q यानी उसका भागफल और शेष हमेशा होगा ना भाई। दो अगर संख्या उसको भाग देगा तो कोई ना कुछ तो भागफल आएगा ना, कुछ ना कुछ तो शेषफल आएगा ना। वह इस प्रकार विद्यमान रहती है। और ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। Q और R क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या। 4 क्या है, पूर्ण संख्या है ना। ये हमें ये जितना भी है वो सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही, मतलब ये प्रमेय जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही लिखा गया है ना। जैसे -10 और -2 लेगा तो इसके लिए ये प्रमेय हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए ये मतलब ये प्रमेय केवल पॉजिटिव संख्या है ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या के लिए ही, धनात्मक पूर्णांक के लिए ही ये लागू है। ठीक है ना। चलो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और उसके बाद है ना, यही बस है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो
दोनों अलग अलग चीज़ है, किसी को तो पता नहीं रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीधे एक भाग का नियम हो गया है ना, भाग का नियम हो गया। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं HCF निकालने में, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, रुक जाओ लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, देखो इसमें क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए C और D। ठीक है, क्या कहा, दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए C और D। ठीक, जहां पे C इज ग्रेटर देन D। C और D क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक। हम लोग नंबर में मानते हैं, क्योंकि नंबर में आपको ज़्यादा समझ में आता है। C और D दो धनात्मक पूर्णांक मानना है, हम लोग 20 और 12 मान लिए, 20 और 12 हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए। जहां देखो C इज ग्रेटर देन D, क्या 20 हमारा 12 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलो उसके बाद क्या कहता है, का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों को अनुसरण कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक जानते हो ना, दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने का तरीका है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कहता है कि C और D यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, और इसीलिए हमें इसे Q और R ज्ञात कीजिए कि C बराबर DQ प्लस R, और R का वैल्यू ये देखो। ये सब छोड़ो, हम सीधे बताते हैं, ये कुछ नहीं है, बस इसको भाग के रूप में, इसको लिखने का तरीका अलग कर दिया गया है, बस ओकरे नाम दे दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब हम लोग HCF निकालना जानते हैं कि नहीं, जैसे 12 और 20 का हम लोग HCF निकालना सीखे हुए हैं कि नहीं बेसिक में। कैसे, 12 में 20 से भाग देते थे तो 12 एकम 12। ठीक, 12 एकम 12, देखो तो 10 में से 2 गया 8, फिर 8 को ऐसे घेरते थे, और 12 है ना, 12 को तो 12 एकम मतलब 12 एक 8 एकम 8, तो ये आ गया 4, फिर 4 को ऐसे घेरते थे, ये आ गया 8, 4 गुना 8, तो हम लोग का HCF हो जाता था, मतलब कितना, हम लोग का HCF हो जाता था 4। मतलब जब हम लोग का शेषफल 0 हो जाता था, तो जिस चीज़ से हम भाग देते थे उसी को हम लोग HCF कह देते थे। बस ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, इसी को बस हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं उसके रूप में अगर निकालेंगे तो वही हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब क्या कर रहे हैं वो देखो आराम से, मतलब देखो जैसे 12 और 20 का HCF निकालना है ना, तो आप ऐसे लिखो, 20 बराबर 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 8, 12 इंटू 1 प्लस 8। देखो यही ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही ना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, तो देखो, तो हम लोग ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। देखो हम लोग यहाँ पे कब तक करते रहते थे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाता था। चलो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो शेषफल आता था उससे भाग देना चलते थे। तो ठीक है, किस में, 12 में, 12 को जो पहले जिससे भाग देते थे, मैं इसको अब लिखेंगे 12, और शेषफल आया ना, तो शेषफल अब हमारा हो जाएगा भाजक, तो 8 गुने 1 प्लस 4। देखो शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो फिर करेंगे, फिर इस 8 को, मतलब जो भाजक था उसको हम मेन संख्या, देखो भाजक जो रहता है उसको मेन संख्या बना लेते हैं और शेषफल से भाग देते हैं। शेषफल जो आता है उससे भाग देते हैं भाजक में। बस यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, भाजक को शेषफल से भाग देना है ना, तो 4 गुने 2 प्लस 0। आप देखो शेषफल हमारा कितना आ गया, 0। तो अभी हमारा भाजक कौन है, भाजक कौन है, 4, तो हमारा HCF हो गया 4। बोलो इतना इजी है ना, बोलो बात समझ में आई। मतलब क्या इसी चीज को ऐसे कर दिया है, तो मतलब इसको हम लोग अलग नाम दे दिया कि यूक्लिड विभाजन ये एल्गोरिथम है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत आसान है। ठीक, चलो तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, जहाँ पे भी हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए हम, और उस समय जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, चलो हाँ, यद्यपि यूक्लिड प्रमेय केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए ही लिखा हुआ है, परंतु सभी पूर्णांक B0 लागू किया जा सकता है। देखो आगे टिप्पणी में लिखा हो गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम जो है ना, वो केवल 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है ना, परंतु इसे सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है।
ठीक है ना। मतलब ये जो यूक्लिडियन प्रमेय है ना वो किसी के लिए भी लागू किया जा सकता है, लेकिन ये जो लिखा गया है वो केवल धनात्मक के लिए ही लिखा गया है, समझे कि नहीं, इसीलिए केवल हम लोग धनात्मक के लिए ही पढ़ते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। अब इसका उदाहरण एक किधर है भाई, उदाहरण एक यहाँ पे, ठीक। चलो इसमें क्वेश्चन उदाहरण एक देखते हैं, ठीक। हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अब उदाहरण एक। उदाहरण एक में क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो आप लोग। चलो सब लोगों ने पढ़ लिया, अच्छी बात है। इसमें क्या कह रहा है कि 4052 और 12576 का यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे हल, है ना, हम लोग लिखेंगे हल। दिया गया संख्या है ना, दिया गया संख्या क्या है, दिया गया संख्या हमारा क्या है, क्या चीज़ है बोलो तो, 4052 और क्या है 12576, ठीक। तो हम लोग को एचसीएफ निकालना है ना, इसीलिए HCF इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 4552 एंड 12576 है क्या। देखो HCF इसका निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला बड़ा संख्या है ना, बड़ा संख्या को भाज्य लेंगे, है ना 12576, और जो छोटा संख्या उसको भाजक लेंगे 4052, ठीक। अब देखो 4052 को अगर 3 मरतबे करेगा तो लग जाएगा, है ना, 3 मरतबे आप करके देख सकते हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 52 तिहाई कितना 15, 6 156, है ना। तो 156 घटाओ तो कितना आता है, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से गया 4। आप लोग खुद से अपना कॉपी पे कर लेना, ठीक। तो ई हो जाएगा 420, ठीक। क्या हम लोग लिखेंगे, चूंकि है ना, चूंकि ई साइन देखो, 2 गो अगर ऊपर में है 1 गो नीचे में है तो इसको बोलते हैं चूंकि, है ना, इसको बोलते हैं चूंकि, और 1 गो ऊपर में है और 2 गो नीचे में है इसको बोलते हैं इसीलिए, है ना, इसको क्या बोलते हैं इसलिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इसलिए। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, r इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या लिखेंगे 4052 इज इक्वल्स टू 420 गुने, अब देखो कितना 4 चुका 16, 4 दाही 40, तो इसको 9 मरतबे लगाओ, 9 दूना 18, 4 दाही 9 चौक 36 137, हाँ 9 मरतबे लग जाएगा। तो 9 मरतबे कितना हो जाएगा, ये 0 का 0, 9 दूना 18 और 9 चौक 36, है ना, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि इस दोनों को गुना कर रहे हैं और जितना बच रहा है उसको इसमें से घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको गुना करके इस साइड लाएगा तो इसको क्या करना है, घटाना ही ना है। तो 12 2 15 में से 8 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 और ये कट गया, है ना, ये आ गया 272, तो यहाँ पे आ गया 272, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या r इज नॉट इक्वल्स टू 0, चूंकि क्या लिखेंगे r इज नॉट इक्वल्स टू 0 हमारा है, चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसीलिए लिखेंगे 420 बराबर 272 गुने 1, है ना, 272 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा, देखो तो 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, बस हो गया। और फिर चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या सही मेरा जा रहा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रहा है। 148, जी हाँ बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं। चलो अब 272 में, है ना, 272 क्या हो जाएगा 148 गुने 1, है ना, क्या 2 मरतबे लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, 148 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 148 घटाओ तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 124। फिर आप लोग क्या करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे चूंकि r इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, फिर आप लोग क्या लिखोगे, चलो जगह बहुत ज़्यादा घेर लिया ना मैं, चलो कोई बात नहीं। क्या अब हम ऊपर का मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं, चलो देखते हैं। आप लोग के लिए मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारा हो गया 148 बराबर कितना हो जाएगा 124 गुने 1 प्लस 124 घटाएगा तो 24 आ जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 124 बराबर कितना हो जाएगा, 24 चौका 96 और 96 से 24 लग जाएगा, है ना। 24 चौके 24 पंचे, है ना। 24 पंचे कितने होता है, शायद 120 होता है। 4 पंचे 20, जी हाँ 120, तो ये बच जाएगा 4। यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, सो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 6 और प्लस 0। फिर लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसीलिए HCF ऑफ किसका, कौन कौन संख्या था शुरू में, देखो 12,576, 4052 इज इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि हमारा शेषफल आ गया 0, तो यही हमारा HCF हो गया। बस यही जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बस खत्म, है ना। आगे देखते हैं, उदाहरण 2 में देखते हैं क्या, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। चलो देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्या कहा इसमें कि हम लोग को दिखाना है, ठीक, कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। चलो हम लोग a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ चलो, a कोई माना कि, है ना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जल्दी जल्दी आप लोग लिखो आप लोग, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां a बराबर 2q प्लस r, a बराबर क्या होगा, 2q प्लस r। a अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, a बराबर 2q प्लस r, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई आप कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे 25 ले लो, इसको आप 2q प्लस r लिख सकते हो। आप 25 ले लो, यहाँ पे आप 7q प्लस r लिख सकते हो। आप कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे q का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर q का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे r का वैल्यू 2 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं ना, यही चीज़ ना हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, यही चीज़ ना पढ़े हैं। तो हम लोग को 2q प्लस कुछ के रूप में लाना है, इसीलिए हम एक धनात्मक पूर्णांक को 2q प्लस r के रूप में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3q प्लस r के रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को 3q के रूप का फॉर्म, है ना, उस रंग का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग 2q प्लस r लिखते हैं ताकि हमको आसानी हो। चलो अब बात समझ में आप लोग को आ गया हो। अब देखो, यदि ये हमारा भाजक, ये हमारा क्या है, भाजक अगर 2 है तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि b इज इक्वल्स टू 2, सो r का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, तो इसीलिए r इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 और लेस देन इज इक्वल्स टू b, यानी लेस देन इज इक्वल्स टू 2। सो हमारा a बराबर क्या क्या हो सकता है, 2q प्लस 0 और a बराबर हो सकता है 2q प्लस 1, ठीक। अब देखो ये 2q, q क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक है, जैसे कोई ना कोई पूर्णांक है। जैसे आपको कहा था मैं कि ये सब धनात्मक पूर्णांक के लिए ही वैलिड है, इसलिए q कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक। तो अगर 1 रहेगा तो 2 होगा, 2 रहेगा तो 2 दूनी 4 होगा, 3 रहेगा तो 3 होगा, है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या है, q का तुम कोई भी पूर्णांक डाल दो, ये 2 से हमेशा भाग लगबे करेगा, 2 से हमेशा ये भाग लगबे करेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पूर्णांक डालने पे ये 2 से भाग लग रहा है तो हम लोग सम संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो संख्या 2 से भाग लगे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, जो 2 से भाग ना लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो बस वही बात है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पूर्णांक q के लिए, प्रत्येक पूर्णांक q के लिए पूर्णांक a 2 से भाग लगता है, 2 से
विभाज्य है ना, लिखो 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है, इसीलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होगा, 2q के रूप का होगा। और फिर वैसा लिख दो कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के लिए 2q + 1 2 से भाग नहीं लगता है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक q के लिए ये जो हमारा पूर्णांक a है वो मतलब क्या कि ये 2q + 1 को मतलब एक विषम पूर्णांक के रूप में हम लोग लिखा जा सकता है, क्योंकि विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो 2 से भाग न लगे। हम लोग देख रहे हैं किसी भी कोई भी आप पूर्णांक का वैल्यू ले लो है ना, तो उससे हमारा जो a पूर्णांक बनेगा वो विषम संख्या होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, है ना, सिंपल। चलो तो यहाँ तक भी बात समझ में आ गया। उसी प्रकार आगे दिया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग ऐसा ही बनाएंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, शुरू में आप लोग लिखो कि माना कि a एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम लोग कैसे लिख रहे हैं, a = 4q + r। चलो इस बार हम b का वैल्यू 4 ले लिए, a = 4q + r होता है। ठीक, तो सोचो b बराबर अगर 4 है तो r बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा <4 और ये <4 है ना, greater than = 0 और <4। क्या r का वैल्यू इसी के बीच ना होगा, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं 4q + 0, a को हम लोग लिख सकते हैं 4q + 1, a को हम लोग लिख सकते हैं 4q + 2, a को हम लोग लिख a या हो सकता है 4q + 3, ये हो सकता है क्या 4q + 3, लेकिन क्या a हो सकता है 4q + 4, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है। तो देखो हम एक धनात्मक पूर्णांक ले लिए है ना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए। ठीक, ये क्या ले लिए, एक धनात्मक विषम, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो अगर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम माने ऑड, जो 2 से भाग ना लगे। ठीक, तो ये 4q पे तनका नजर कराइए तो q आप कोई भी पूर्णांक डाल दो, 1 2 3 4 5 6, ये हमेशा 2 से भाग लगेगा है ना, a से 2 से भाग लगेगा 2q मतलब है। ठीक, लेकिन ये 4q + 1 आप डाल दो, q का वैल्यू आप कोई भी ले लो, ये 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q + 1, यानी यहाँ पे देखो एक फैक्टर यहाँ पे हमको 2 निकल गया ना, यानी कि क्या मतलब, हम आपको फैक्टर में समझाए थे ना कि जो भी फैक्टर होता है उससे भाग लगता है, तो यहाँ पे फैक्टर क्या निकला हुआ है 2, यानी ये जो संख्या हो वो 2 से भाग लगेगा। तो ये तो अगर ये विषम होता तो भाग नहीं लगता, मतलब ये भी विषम नहीं है। ये देखो यहाँ पे आप q का वैल्यू कोई भी डाल दो, ये 2 से भाग नहीं लगेगा, ये 2 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में a को दर्शाया जा सकता है। बोलो बात समझ में आता है। इसको हम लोग माने क्या हुआ कि हम लोग किसी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 1 इसीलिए है ना लिखेंगे, इसीलिए 4q + 1 और 4q + 3 के रूप के ही कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बोलो बात समझ में आया। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं। ठीक, जैसे हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब है ना। देखो ध्यान से देखो, q का वैल्यू आप 0 डालो तो आपको मिलेगा 1, देखो 1 मिल गया। q का वैल्यू आप 0 डालो आपको मिलेगा 3 मिल गया। q का वैल्यू आप 1 डालो आपको मिलेगा, यहाँ पे q का वैल्यू 1 डालो आपको मिलेगा 5 मिल गया। q का वैल्यू 1 डालो आपको मिलेगा 4 3 7 मिला। q का वैल्यू 2 डालो आपको मिलेगा 4 दूना 8 1 9। q का वैल्यू आप 2 डालो आपको मिलेगा 4 दूना 8 3 11। अब तो चमका होगा, अब तो समझ में आया होगा। अरे हाँ ना बोलो यार, ठीक है ना। चलो उसके बाद एक अंतिम चीज है, और ये वो चीज है जो मैं तुमको LCM और CF का एक्चुअल मीनिंग पूछा था, एक्चुअल मतलब समझाया था,
उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, कैसे होगा चलो आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है ना, और कहोगे वाह भैया वाह, मतलब बहुत अच्छा है ना, अब तुमको इसका मजा आएगा। ठीक, चलो चलो देखते हैं। उदाहरण 4 में क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। चलो लिख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 4 है ना, एग्जाम्पल 4 हल है ना, दिया है, क्या दिया है सर जी कि हमारे पास 420 काजू की बर्फियाँ है ना, काजू की बर्फियाँ अपना लिख लेना है ना, हमको लिखने में मज़ा नहीं आता है। काजू की बर्फियाँ कितना है 420 और काजू हो गया, और बादाम की बर्फियाँ कितना है, बादाम है ना, बादाम की बर्फियाँ अपना लिख लेना, कितना दिया गया है 130। बढ़िया। उसके बाद बउआ सब देखो तब, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है, ढेरियाँ तो आप लोग जानते ही होगी है ना, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, समान रहे है ना, बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान है ना, तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे है ना, बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इसे इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, अब बोलो है ना। जैसे बच्चा देखो हमारे पास एक बर्फियों सबका परत है, हमें नहीं जानते बर्फिया क्या होता है, लेकिन मान लो कोई मिठाई ठाई होगा है ना, कोई मिठाई ठाई होगा। चलो तो हमारे पास एक थाली है, हमारे पास क्या है, एक थाली है, इसमें हमको बर्फियाँ का ढेरी रखना है ना, ढेरी सब रखना है, इस ढेरी सबको रखना है ना, है ना, बर्फियाँ का क्या है, ढेरी सबको रखना है। एक ढेरी में कुछ बादाम की भी बर्फियाँ होगी, कुछ काजू की भी बर्फियाँ होगी है ना, लेकिन प्रत्येक ढेरी में सेम है ना, सेम बादाम और सेम काजू की बर्फियाँ होगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आता है, सेम बादाम और सेम काजू की बर्फियाँ होगा। तो हम लोग कितना न्यूनतम है ना, न्यूनतम हम लोग कितना न्यूनतम ढेरी में ऐसा काम कर सकते हैं, सोचो कितना न्यूनतम ढेरी में ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोचो HCF याद आया कुछ, HCF क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको और इसको पूरी तरह से भाग लगा दे, इसको और इसको पूरी तरह से भाग लगा दे, तब ना बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमारा कम आएगा, और भागफल कम आएगा तो ये स्थान कम घेरेगा। ठीक, कम नंबर ऑफ है ना, भागफल जो होता है वो क्या होता है, उतना में हम लोग बांट दिए, तो जितना बड़ा से भाग लगाएगा उतने छोटा भागफल आएगा। बोलो बात समझ में आता है कि नहीं। तो चलो हम लोग पहले HCF निकालते हैं। ठीक, तो 420 और 130 का HCF आपको निकालने आता होगा। ठीक है, चलो निकाल के भी बता देता हूँ। ठीक, तो निकालते हैं बच्चे है ना, 420 इज इक्वल टू कितना, 130 गुने 13 26 13 39, तो 39 आई हो गया 30 है ना, 39 3 42। क्या R चूंकि लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 130 बराबर 30 तिहाई 90 3 चौका 12 है ना, 3 चौका 12, ये आ गया 10। फिर लिखेंगे चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए 30 बराबर 10 गुने 3 अब प्लस 0, मतलब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि R इज इक्वल टू 0, सो HCF ऑफ कितना, HCF ऑफ 130 और 420 बराबर हो गया कितना, 10। बोलो बात समझ में आया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये 10 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी भाग लगा देगा, इसको भी भाग लगा देगा। ठीक है ना, तो देखो इसको भी भाग लगा देगा, इसको भी भाग लगा देगा। तो देखो ये 10 से इसको भाग करो तो ये आ गया 13, ये 10 से इसको भाग करो तो ये आ जाएगा तोरा 42। मतलब क्या, आपको 10 गो ढेरी बनने वाला है ना, प्रत्येक ढेरी में 13
बादाम का तेरा बादाम का जो क्या है, बादाम की बर्फियाँ और 42 काजू की बर्फियाँ है ना। माने प्रत्येक ढेरी में 13 बादाम की बर्फियाँ और 42 काजू की बर्फियाँ हैं, ठीक है ना। हम लोग को ऐसा ऐसा ढेरी बनने वाला है। कितना ढेरी बनने वाला है, तो 10 को ढेरी में हम लोग काम चला लिए। देखो 10 को ढेरी में काम चला लिए ना। क्या बात समझ में आया सभी लोग को, है ना। सभी लोग को बात समझ में आया ना। तो बस यही है, देखा ना कितना आसान है, ठीक। इसीलिए प्रत्येक इस प्रकार के में 10-10 की ढेरी बना सकता है ना। यहाँ पे क्या लिखता है, 10-10 की, इसीलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। बिल्कुल 10-10 की ढेरी बना सकता है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक। वीडियो समझ में आया तो जल्दी से लाइक करो, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। चलो, तो आप लोग का होमवर्क क्या हुआ कि आपको एक बार बुक पढ़ना है। बुक पढ़ने से भागेगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तुमको नहीं समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा, अब तो वीडियो देख लिया ना, अब तुमको A to Z समझ में आएगा, है ना। सारा समझ में आएगा। तू आज जो पढ़ा है उसका तुम अलग फेयर करो, है ना। फेयर करने से क्या होता है, जब तुम आगे पढ़ेगा, अगला चैप्टर पढ़ेगा, तो पिछला चैप्टर तुम्हारे माइंड में तो सेट नहीं रहेगा। तो उसी बार एक बार जल्दी से देख लेगा उसको, तो बस फिर से तुमको वो दिमाग में सारा बात याद आ जाएगा। इसलिए फेयर करो, और जितना भी इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल को बनाओ, ठीक है ना। एग्जाम्पल को भी बनाना है, ठीक। और उसके बाद आप प्रश्नावली 1.1 बना के लाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, है ना। सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और उसमें आप लोग अपना सॉल्यूशन मिला लेना, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।